मुझे पता है बहुत कम लोग इस पार्ट तक पहुँचे होंगे और ऑफ़ कोर्स पिछला जो पार्ट था उसमें माला की डेथ हो गई और आप लोगों में से बहुत कम लोग कहते होंगे कि यार छोड़ें, अब आगे क्या पढ़ना, मतलब कहानी तो ख़त्म हो गई ना। तो अब देखना है अब आगे क्या होता है। हो सकता है कि हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएं, लेकिन मुश्किल है। माला ख़त्म तो ज़ाहिर सी बात है, पूरी स्टोरी ही दी एंड। कितना अच्छा था सब कुछ, कितना अच्छा चल रहा था और माला और माहिर के करैक्टर से इतनी सेटिस्फेक्शन होती थी कि उनके अंदर, उन दोनों के दरमियान इतनी कंपैटिबिलिटी और वो क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग थी कि वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझते थे। वो उसको टीज़ करती थी छोटी छोटी बातों से और वो उसकी जो है ना वो नहीं करता था, उसकी इंसल्ट नहीं करता था, मतलब उसको कोई डर नहीं होता था। माला अगर थी उसके साथ तो वो बहुत कंफर्टेबल होती थी, उसको कोई ऐसा सच नहीं था कि वो कुछ बोल देगा, उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी और वो उसको इतना ख्याल रखता था। वो इतना अमीर था फिर भी वो उसका इतना ख्याल रखता था, उसके लिए वो इतना रिस्पेक्ट करता था उसकी, मतलब वो उससे बहुत प्यार करता था और वो फ़ील होता था, उसके हर हर एक्शन से फ़ील होता था। जिस तरह से वो उधर उसको ले जाता है, फिर वो रास्ते में उसको प्रपोज़ करता है, वो मुझे ऐसे ही लगता है कि उसने सारा अरेंज किया था, सारा कुछ ऐसे हुआ था। और फिर ज़ारा ने जितना गलत किया, वो पता नहीं ज़ारा का अब क्या बनेगा। इतनी ख़राब औरत, बहुत ही, मतलब कुछ लोग होते हैं यार ऐसे, वो ना तो खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे कि माहिर ने बताया कि बहुत सारे लोग आजकल, ऑफ कोर्स आजकल ट्रेंड बहुत है सर्जरीज़ वगैरह का, तो इसमें निम्रा ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि उसका भी चेहरा, सबका चेहरा एक जैसा लग रहा था। जैसे कि उसका, ज़ारा का चेहरा उस मैनेजर जैसा लग रहा था होटल की, और फिर सुज़ैन का भी चेहरा उस जैसा ही लग रहा था। तो कहता है आजकल सारे चेहरे एक जैसे ही लग रहे थे कमोबेश, तो ये खूबसूरत चेहरा आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया था। तो अब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, इतनी सर्जरीज़ करवाते हैं, उनकी कोई अलग शख्सियत ही नहीं रहती। मतलब आप खुद को ग्लो करो, आप मतलब इम्प्रूव करो, ग्रूम कहते हैं ना, ग्रूम करो खुद को, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करो। लेकिन ऐसे सर्जरीज़, खैर ये तो हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन असल टॉपिक जो माला और माहिर का था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर हिलाल बता रही थी कि वो ऐसा ड्रेस पहनेंगी, भाई ग्रे पहनेगा और ये सब, और वो पहली दफ़ा मामा बोलता, मुझे लगा सीन्स में ऐसे था कि वो उसके सामने बोल रहा था, तो मैंने कहा शुक्र वो बच जाएगी, अभी तो बदर घर में है, अभी घर में है तो वो शायद बाद में कुछ हो जाए, अभी उनको पता चला है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो बच जाए। हाय, बच कैसे सकती थी वो, टाइम ऑफ डेथ 1 बजे कब का वो पढ़ा जा चुका था। काश इसका एंड थोड़ा डिफरेंट होता, मज़ा आता, लेकिन अब मुझे भी इस ट्रॉमा में कुछ दिन तक रहना है, आप लोगों को भी रहना होगा। और बहुत ऐसी जो एंडिंग्स होती हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा फील होती हैं। अमरवील भी ऐसा ही नावल है और ये भी ऐसा ही है। तो मुझे ये बहुत अच्छा नावल था, इसका बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें ना करैक्टर से ज़्यादा मुझे लगता है इसमें जो चीज़ थी ना, ये जो इश्क, ये जादू वगैरह का जो था, इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, मतलब मेन इन चीज़ों पर फोकस किया गया था। निम्र अहमद के अगर हम लोग बाकी नॉवेल्स देखें ना, उनमें करैक्टर हाईलाइट थे। जैसे कि अगर देखा जाए जन्नत के पत्ते, उसमें हिया सुलेमान और जहाँ सिकंदर मेन चीज़, मतलब मेन करैक्टर थे और उन्हीं के इर्द गिर्द सारा नावल घूम रहा था, ठीक है। अगर हम लोग देखें नमल वगैरह का भी, ठीक है, तो उसमें भी सारी गेम करैक्टर्स की ही थी, कि करैक्टर्स के गिर्द। इसमें मुझे पता नहीं क्यों लगता है इसमें ना जादू के गिर्द करैक्टर्स घूम रहे हैं, मतलब जो मेन चीज़ है इसमें जादू था, जादू ऐसे होता है, जादू ये होता है, सारी चीज़ें जादू की थी, मतलब सब कुछ जादू के थ्रू हो रहा है, जादू के ज़रिए करवाया जा रहा है ये वो। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी यार। ये भी सच है कि हर चीज़ मकतूब होती है, जो लिखा जा चुका होता है वही होना होता है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी एंडिंग, पता नहीं है हमारी ज़िंदगी की क्या एंडिंग्स होंगी, हमारी लाइफ कैसे गुजरेगी, आगे क्या होने वाला है हमारी ज़िंदगी में, हमें कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ
इस तरह की एंडिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर जाती हैं, जो सारी ज़िंदगी ऐसे अच्छे से अच्छे की तलाश में रहें या अच्छा स्ट्रगल करते रहें। तो खैर, दिस इज़ लाइफ, रियलिटी। तो इसके लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। इसके बाद जो नावल वक्त होगा उसको मैं इस चैनल पर शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि उधर मैं काफ़ी ज़्यादा नावल्स एक साथ, मतलब 3 नावल्स पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अनकबूत नावल वो फॉरएवर है, बुक्स फॉरएवर पर है, और इधर वक्त में शिफ्ट करूँगी। तो इस तरह से ये होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में कार्ड टाइम नावल वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो टूटा हुआ तारा मैं साथ लेकर चलूँगी, और साथ में शॉर्ट नावल्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट नावल्स क्योंकि उससे चैनल की रीच अच्छी आती है, तो मैं अब वहीं स्टार्ट करूँगी। और बाकी अनकबूत नावल वो उसी चैनल पर रहेगा, बुक्स फॉरएवर पर। साथ में जो रद मुझे करेक्शन भी करवाई गई थी, लेकिन शायद मैं भूल गई हूँ, लेकिन खैर वो नावल भी मैं कंप्लीट करती हूँ। तो आइए जल्दी से इस लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं ताकि इसको कंप्लीट कर सकें। मैं आज सारा दिन इसी को ही पढ़ रही हूँ, और अब ये लास्ट पार्ट है। मतलब 21वें के फर्स्ट पार्ट से लेकर अब ये 21वें के लास्ट पार्ट तक मैंने एक ही दिन में कंप्लीट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी नॉवेल्स कंप्लीट हो जाए, ताकि इनका तो रोला ख़त्म होना, इनकी फिर प्लेलिस्ट बनाकर मैं आप लोगों को दे दूँ। धुंध बढ़ती जा रही थी। माहिर ने पलकें झपकाई। अब कि वो छठी तो सामने दूर तक फैला सब्ज़ाज़ार था, घास पर बनी ऊंची नीची कब्रें, और वो एक के सामने खड़ा था। उस पे कच्ची मिट्टी थी और ताज़ा जामुनी फूल रखे थे, जामुनी फूल और सब्ज़ पत्ते। वो ग्रे सूट में मलबूस था, बाल जल से पीछे समेटते थे। चेहरा पहले से कमज़ोर और बेरौनक था, और आंखें उसके कुत्बे पे लगी थी। उसके पीछे लोग मुड़ मुड़ के वापस जा रहे थे। एक तरफ घुंघराले बालों वाली लड़की एक बच्चे का हाथ पकड़े वहाँ से पलट रही थी। एक बूढ़ी मुलाजमा उनके साथ थी। एक व्हीलचेयर पर बैठा बूढ़ा आदमी कब्र से रुख मोड़े दरख्तों की सिम देख रहा था। उसका सूट में मलबूस मुलाजिम उसके पीछे खड़ा था। माहिर उन सबको नहीं देख सकता था। वो सिर्फ हाथ बांधे खड़ा उस कब्र के कुत्बे को देख रहा था। उस पर लिखा नाम, उस पर दर्ज तारीखें, टाइम ऑफ डेथ 1:40। उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ आ खड़ा हुआ है। माहिर फरीद ने चेहरा उस तरफ मोड़ा। वो ग्रे भारी कोट वाली लड़की थी, छोटे बॉब कट बाल, रो रो के मुहतरम आंखें और सुर्ख होती नाक, गर्म स्कार्फ चेहरे और गर्दन के गिर लपेटे। वो कब्र को नहीं देख रही थी, वो बहुत सी मुलामत लिए उसको देख रही थी। ये सब आपकी वजह से हुआ। आपको मेरी बहन का ख्याल रखना चाहिए था, आपको उसे बचाना था। आपने उसको बचाने का वादा किया था, लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो उन्हीं बेतासुर आंखों से उसे देखे क्या। कोई किसी को नहीं बचा सकता माही। लड़की ने गीली सांस नाक से खींची, नफ़ी में सर हिलाया। उसने आपकी ज़िंदगी पेचीदा नहीं बनाई थी, आपने उसकी ज़िंदगी पेचीदा बना दी। आपकी ज़िद में ज़ियाद ने ये सब कुछ किया है। मेरी बहन का मुजरिम सिर्फ़ और सिर्फ माहिर फरीद है। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखे गया। वो अब गीली बुलंद आवाज़ से कह रही थी, मैं बदर को यहाँ नहीं रहने दूँगी, मैं उसको वापस लेकर जा रही हूँ। माला ने मुझे उसका गार्डियन मुकर्रर किया था, वो मेरे साथ रहेगा। उसने खुद को कहते सुना। उसकी आवाज़ किसी पत्थर की तरह सख्त थी। वो लड़की मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं दुनिया की हर अदालत में जाऊंगी और मैं अपने बच्चे को उसकी फैमिली के पास वापस लेकर जाऊंगी। आप माला के कुछ नहीं लगते, आपका उस बच्चे पर कोई हक नहीं है। वो हमारा बच्चा है, वो मेरे बच्चों के साथ बड़ा होगा। वो चिल्ला रही थी। माहिर चल में उसे उसी तरह देखे गया, फिर चेहरा वापस कब्र की तरफ मोड़ लिया। मैं बदर को नहीं दूंगा। वो अभी तक गुस्से से कुछ कह रही थी, फिर वो पलट गई। तब उसने घास पे बेचाप कदमों की आवाज़ सुनी। एक आवाज़ अब बहुत बड़ी होकर सुनाई देती थी। लंबे घुंघराले बालों और बेनूर आंखों वाली लड़की उसके साथ आ खड़ी हुई। वो क्यों कह रही है कि वो बदर को साथ ले जाएगी? उसकी आवाज़ में परेशानी थी, क्योंकि वो गुस्से में है। वो कब्र के कुत्बे को देख रहा था। उस पर माला के नाम के ऊपर एक फाख्ता बनी थी। गुस्से में ग्रीफ के 5 स्टेजेस होते हैं, इनकार, गुस्सा, सौदा, डिप्रेशन और कबूलियत। वो दूसरे स्टेज पे है। कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। वो दूर कहीं परिंदों का कोई उदास हौल उड़ रहा था। मैं समझी थी बदर और मैं साथ बड़े होंगे, क्योंकि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आई एम सॉरी माहिर भाई, मैं अपने इशारे को गलत समझी थी। माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई मुस्तकबिल नहीं जानता हिलाल। धुंध भी फिर से छाने लगी, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान के सारे दरख्तों और कब्रों के कुतबों के ऊपर किसी कंबल की तरह बैठ गई। उसने
पलकें झपकाई, धुंध छट गई थी। वो तेज़ कदमों से एक राहदारी में चल रहा था। अमार उसके साथ था। वो एक पुराना वेयर हाउस था जिसके दरवाजे के करीब रुक के अमार उसकी जानिब पलटा। सूट में मलबूस पथरीले चेहरे वाले माहिर फरीद को देख के अमार ने गहरी सांस ली। ये मालिक साहब का हुक्म था, जब तक वो जिंदा है मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकता। उसने जैसे माहिर को मुतनबा किया था। माहिर ने अबरू उठाया। दरवाज़ा खोलो। अमार ने डोर नॉब घुमाया और दरवाज़ा खोला। सामने एक कमरा था, बहुत बड़ा नहीं, सुरमई दीवारें, काठ कबाड़, एक व्हील चेयर कमरे के वस्त में रखी थी। 3 बावर्दी मसल्ला आदमी दाएं बाएं खड़े थे। व्हील चेयर पर अब्दुल मालिक फरीद बैठे थे। उनका रुख सामने की जानिब था। माहिर ने उनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। मालिक फरीद से चंद फुट के फासले पर घुटनों के बल एक आदमी बैठा था। उसके हाथ पीछे को बंधे थे और शायद पैर भी। उसके मुंह पर टेप थी और वो सर झुकाए हुए था। माहिर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। वो कदम कदम चलता अब्दुल मालिक फरीद के साथ वाली खाली कुर्सी तक आया। सवालिया नज़रों से पहले उनको देखा, फिर सामने बंधे हुए बेबस आदमी को। नज़रें उसकी टांग तक गई। उस पर पट्टी थी, शायद उसका ज़ख्म भर गया था। आहट पे उसने चेहरा उठाया। निगाहें माहिर से मिली। उन आंखों में बहुत कुछ था। बैठो माहिर। अब्दुल मालिक फरीद ने सपाट चेहरे से साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप वहाँ बैठा, टांग पर टांग जमा ली। उसके बूट मध्यम रोशनी में भी चमक रहे थे। हालांकि जान लेने के बाद ये उसी बार में बैठा था जहाँ से हमने उसको पहले ढूंढा था। ना भी होता तो मैं इसको इस शहर में कहीं से भी ढूंढ निकालता। अब ज़ियाद सुल्तान को देखते हुए अब्दुल मालिक फरीद का लहजा बर्फ़ जैसा नहीं रहा था। उसमें तपिश थी, गुस्सा था, अंगारे थे। माहिर उसी सपाट चेहरे के साथ उस आदमी को देखे गया। ज़ख्मी, बेबस, बंधे हुए हाथ पैर। वो नफ़ी में चेहरा हिला रहा था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। एक आदमी ने झुक के उसके मुंह से डक टेप खींची। शड़प की आवाज़ आई और वो उसके होंठ छीलती हुई अलग हुई। मैं ये नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी। मैं ये नहीं करना चाहता था। वो नफ़ी में सर हिलाता कह रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उसे छोड़ दिया था। मैंने उसकी जान बख्श दी थी। मैं वापस जा रहा था, फिर मैंने तुम्हें देखा। भीगी आंखें पत्थर हुई, आंखों से जा मिली। माहिर उसी तरह टांग पर टांग जमाए बैठा रहा। चेहरे पर कोई तासुर न उभरा। मैंने देखा वो किस तरह तुम्हें देख रही थी। तुम उसके लिए सब कुछ थे, उसकी सेफ प्लेस, हर चीज़। पता नहीं फिर मुझसे कैसे वो सब हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहता था। अब्दुल मालिक फरीद ने गोद में रखा एक पिस्तौल उठाया जिसके आगे साइलेंसर लगा था और माहिर की तरफ बढ़ाया। अपनी जान बचाने के लिए इस वक्त ये हर चीज़ कहने को तैयार होगा। वो माहिर को देख रहे थे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इसको मार दो। इसके ना होने से ये दुनिया एक जो बेहतर जगह होगी, लेकिन नहीं, तुमने मेरी नहीं सुनी। उनकी आवाज़ कपकपाई थी, गुस्से से, सदमे से। पिस्तौल वाला हाथ बढ़ा हुआ था। लेकिन अब ये तुम्हारे सामने है, जान के बदले में जान। अब इसको छोड़ोगे तो ये वापस वहीं करेगा जो इसने किया। ज़ियाद सुल्तान ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला रहा था। प्लीज़, मैंने खुद से नहीं किया, मुझसे हो गया। मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। बदर अकेला रह जाएगा। माहिर ने मालिक फरीद की बड़ी हुई हथेली देखी, चमकते पिस्तौल पर लगा साइलेंसर। फिर निगाह उठा के ज़ियाद सुल्तान को देखा, फिर वापस पिस्तौल को। मैं बदर का बाप हूँ। तुम मुझे कत्ल करके मेरे बच्चे को कैसे फेस करोगे? वो सर दाएं बाएं मारता रोते हुए कह रहा था। माहिर ने नज़रें उसके चेहरे तक उठाए। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मालिक के, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं इसको नहीं मारूंगा। फिर उसने गहरी सांस ली। इसकी सज़ा यही है कि इसको पुलिस के हवाले कर दो। ये हर जेल को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। माहिर, उनके लहजे में मलामत थी। ये जो करता है इसको करने दो, काबिल की तरह। ये इस गुनाह का बोझ अपने बाजू पे किसी निशान की सूरत लिए दुनिया में मारा मारा फिरेगा। इसको कहीं पनाह नहीं मिलेगी। माहिर फरीद ने टांग से टांग हटाई और उठ खड़ा हुआ। इसको ज़िंदा रहने दो मालिक। इसकी ज़िंदगी इसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। अब्दुल मालिक फरीद ने इस बात में सर हिलाया। ओके। पिस्तौल वाला हाथ पीछे खींचा और अगले ही लम्हे क्लिक 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 उन्होंने ज़ियाद सुल्तान के सर पे पिस्तौल ताना और 3 दफ़ा ट्रिगर दबाया। 3 गोलियां उसकी गर्दन, माथे और आंखों के बीच सुराख करती गई। उसकी आवाज़ें ख़त्म हो गई। दूसरे वो सर के बल पीछे को जा गिरा। खून का एक फवारा सा था और माहिर के जूते पर आ गिरा। अब्दुल मालिक फरीद ने रुमाल से पिस्तौल साफ किया, फिर चेहरा उठा के उन्हें मलामती नज़रों से उसे देखा जो अपने जूते पर लगे खून को देख रहा था। ये इतना आसान था माहिर। माहिर ने कोट की फ्रंट पॉकेट से रुमाल निकाला, झुका, जूते पर लगे छींटे साफ किए, अच्छी तरह रगड़े, यहाँ तक कि वो फिर से चमकने लगा। रुमाल की तहें लगाए, उसे ज़ियाद की लाश पे उछाल दिया और पलट गया। उसका चेहरा उसी तरह सपाट और बेतासुर था। कमरे में मौजूद अफराद तेज़ी से एक बॉडी बैग ला रहे थे। फर्श पर प्लास्टिक शीट पहले से बिछी थी। हर चीज़ की तैयारी मुकम्मल थी। अमार मालिक फरीद की व्हील चेयर पीछे कर रहा था और ज़मीन पर कनपट्टी के बल गिरे। ज़ियाद सुल्तान की आंखें गीली थी।
खून का तालाब उसके सर के बालों से निकल के प्लास्टिक शीट को भिगो रहा था। धुंध फिर से हर चीज़ पे छा गई, सुर्ख गदली धुंध। हर शय एक दफ़ा फिर से बेमायनी होगी और दुनिया सर्द। धुंध एक दफ़ा फिर से छाने लगी थी। धुंध छठी तो वो एक चौखट पर खड़ा था। दरवाज़ा खुला था। अंदर तवील स्टडी थी जिसकी ऊंची खिड़कियाँ थी। खिड़कियों के पार से बगीचा दिखाई देता था। लंबा काउच खाली रखा था उसका मुंतज़िर। माहिर फरीद ने स्टडी टेबल की तरफ देखा। उसके पीछे कुर्सी पर बैठी यास्मीन उसे देखकर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत सा अफसोस और मलाल था। वो मेज़ के पीछे से निकली नीली शफाफ आंखें अभी तक माहिर पे जमी थी। फिर धीरे से बाजू लंबा करके काउच की तरफ इशारा किया। बैठो माहिर। वो कदम कदम चलते उस लंबे काउच तक आया। उस पर बैठा काउच के लेदर से चटकने की आवाज़ आई। वो घुटनों पर कोनियाँ रख के सर झुकाया वहीं बैठा रहा, खामोश, उसी धुंध में लिपटा जो आजकल हर चीज़ पे छाई थी। यास्मीन उसी खामोशी से कुर्सी पर टांग जमाए नोटबुक हाथ में लिए बैठी रही। कितनी देर वो उसकी खामोशी को सुने गई। वो उसके पास आ गया था, यही बहुत बड़ी बात थी। कभी ना कभी वो कहना भी शुरू कर देगा। आज उसे सिर्फ माहिर बे की खामोशी सुननी थी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही थी। कशमाला की किसी फ्रेंड की तरफ से बनाई गई वीडियो जिसमें उसकी ज़िंदगी के कुछ लम्हात थे। ज़िया सुल्तान और उसकी शादी की तस्वीर, उसके बच्चे के साथ तस्वीर, बहन भाइयों के साथ छोटी मोटी वीडियोस, कैमरा उठाए वैनकूवर में कोई इवेंट शूट करते हुए तस्वीर। और इस वीडियो पे कैप्शन लिखा था, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट कशमाला मुबीन को उसके एक्स हस्बैंड ने कार क्रैश में मार दिया। उस वीडियो के नीचे तरह तरह के कमेंट्स थे। हमें कशमाला मुबीन के लिए इंसाफ चाहिए। कितना जालिम इंसान था। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो पाकिस्तान छोड़ के कनाडा में असाइलम लेकर अकेली रह रही थी। औरतें अकेली रहेंगी तो ये तो होगा भाई। अगर इतना ही साइको इंसान था तो उससे शादी क्यों की? उसके साथ इतना अरसा क्यों गुजारा? पहले ही दिन उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? यकीनन लड़की का कोई अफेयर होगा। शौहर को छोड़ के किसी और मर्द की तरफ जागे तो फिर कोई भी गैरत वाला शौहर खुद पे काबू नहीं रख सकेगा। बेचारी लड़की, उसके बच्चे का क्या होगा? हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। शेम ऑन ज़िया सुल्तान। कुछ तो किया होगा इस लड़की ने। वो क्यों उस मर्द को इस मकाम पर लाई कि वो उसे मारने की कोशिश करे? एक तरफ ये लड़कियां कहती हैं कि शौहर अब्यूज़िव है, फिर उसका बच्चा पैदा करने की ज़रूरत क्या थी? कोई और बात होगी यकीनन। मैं नहीं मान सकती कि एक पढ़ी लिखी खुद मुख्तार औरत को शादी में कोई यूँ अब्यूज़ कर सकता है। ऐसी लड़कियां तो एक दिन ऐसे मर्द के साथ ना रहें तो उसने इतने महीने कैसे उस शादी में गुजार लिए? ज़रूर कोई और बात है। जिस आदमी से वो शादी कर रही थी वो उसको शादी से पहले से जानती थी। यकीनन उसके शौहर को उसके माजी के बारे में इल्म हो गया होगा। उस वीडियो के कैप्शन पे क्लिक करो तो एक रिपोर्ट खुलती थी। इस रिपोर्ट में लिखा था, कशमाला मुबीन इस्तांबुल में फेमिसाइड का शिकार होने वाली एक विक्टिम थी। लेकिन वो इस शहर या इस दुनिया की पहली विक्टिम नहीं थी। हर साल 85,000 से ज़्यादा लड़कियां या औरतें अपने करीबी मर्द के हाथों मारी जाती हैं। 90% केसेस में मारने वाला शौहर एक्स या बॉयफ्रेंड होता है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर 10 मिनट बाद दुनिया में एक लड़की का कत्ल होता है, वो भी उस मर्द के हाथों जिसने कभी उससे मोहब्बत का दावा किया होता है। हर रोज़ 140 औरतें मारी जाती हैं। यूरोप और अमेरिका में मारी जाने वाली औरतों में से 64% औरतें अपने शौहर या बॉयफ्रेंड के हाथों कत्ल होती हैं। हमें बेहतर कवानीन बनाने की ज़रूरत है जो इन औरतों को तहफ़्फ़ुज़। इस रिपोर्ट के नीचे भी उसी तरह के कमेंट्स एक के बाद एक उभरते जा रहे थे। 3 हफ्ते बाद होटल स्वीट की ऊंची खिड़की के बाहर बालकनी में समुंदरी बगला उसी तरह उदास बैठा था। खिड़की के शीशे पर चून से बार बार दस्तक देता वो अंदर मौजूद ज़ीनफूस को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में नाकाम रहा था। उस पुरतइश स्वीट में ऊंची विंग चेयर पर कबीरा सादान बैठी थी। सिर का काफ्तान पहने टांग पर टांग जमाए वो मुस्कुरा के कॉफ़ी का कप आलियान से थाम रही थी जो वो झुक के उन्हें थमा रहा था। एक घूंट भरा और मुस्कुरा के उसे देखा। मेरी फेवरेट कॉफ़ी, थैंक यू। तुम्हें याद रहा? उनकी आंखों में मुस्कुराती हुई चमक थी। क्रीम ऊनी स्वेटर और सुनहरी बालों वाला आलियान सादान कंधे अचका के सोफे पर बैठ गया। अपनी कॉफ़ी के चंद घूंट भरे वो मुस्कुरा के खामोशी से उसे देखती रह गई। ज़िया सुल्तान का कुछ पता चला? आलिया ने कंधे झुकाए और कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा। वो उस दिन से रपोश है, कुछ इल्म नहीं हो सका। तुम्हारे मुअक्कलात क्या कहते हैं? वो उसे तलाश नहीं कर पा रहे। 5 दफ़ा इंसान जिसको छुपा दे उसे जन्नत भी नहीं ढूंढ सकते। तो ये दुरुस्त है कि बच्चे को ज़्यादा ने अगवा किया था, तुमने नहीं। उनकी मुस्कुराती आंखों में कुछ था जैसे कि फ़ख्र जो कम हो गया हो, जैसे उन्हें ये बात पसंद ना आई हो कि इतने मास्टर क्राइम के पीछे उनका बेटा नहीं था। आलियान ने पीछे टेक लगाए, टांग पर टांग जमाई और उसी बेपरवाही से अब्रू उचकाए।
कहा ना, मुझे दुनिया में थोड़ा सा केओस, थोड़ी सी शरारत पसंद है। मैं तो यूं ही ज़्याद के प्लान के साथ मैं सब कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि वो माला को मार ही देगा। फिर झुरझुरी लेके सर झटका। कबीरा सादान ने अफसोस भरी सांस खारिज की। मुझे उसका अफसोस है। आलिया ने निगाहें उठाकर उन्हें देखा। वो कॉफ़ी के घूंट बढ़ते हुए बिल्कुल भी किसी अफसोस का शिकार नहीं लग रही थी। आपको वाकई अफसोस है? उसकी आवाज़ में हल्का सा तंज था। कबीरा सादान के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आया। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। कम से कम वो अपनी माँ के पास खुश होगी। दुनिया वैसे भी बहुत अनफेयर जगह है। उन्होंने झुरझुरी ली थी। आलिया ने आंखें छोटी की। उन्हें देखे गया। हर लड़की अपनी माँ के पास खुश नहीं होती। आपने मुझसे वादा किया था कि अनाया की शादी करेंगी। मैंने कुछ पोटेंशियल मैचेस इकट्ठे किए हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं पैसे वाले। कबीरा सादान ने हाथ झुरा के जैसे नाक से मक्खी उड़ाए। मैंने कहा ना, मेरी बेटी मेरे साथ खुश है। तुम उसकी टेंशन क्यों लेते हो? वो जैसे बार बार इस जिक्र से तंग आ गई थी। फिर बेदिली से कप नीचे रख दिया। शुरू में उन्हें आलियान का अनाया के लिए फ़िक्रमंद होना अच्छा लगा था, लेकिन उसकी बार बार की तकरार, कभी उनको पोटेंशियल मैचेस दिखाना, कभी उन अमीर मर्दों की प्रोफाइल दिखाना, अब उनको ये चीज़ तंग करने लगी थी। वो कैसे अपनी बेटी को जाने दे? वही तो थी जो उन्हें जादू से बचाए हुए थी। आलिया ने जवाब नहीं दिया। टेक लगाए बैठा, टांग पर टांग जमाए, खामोशी से उन्हें देखे गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा तंग नहीं करूँगा। जितना तंग करना था कर लिया। कुछ था उसकी आवाज़ में। कबीरा बेगम ने चौंक के उसे देखा और फिर उस पर निगाह जमी तो जम ही गई, जैसे मुंजमद हो गई हो। आलिया ने उनकी आंखों से आंखें नहीं हटा रहा था। बिना पलक झपकाए उन्हें देखते हुए उसने धीरे से टांग हटाई। सोफे पर आगे होके बैठा। गौर से उनका चेहरा देखा। वो बिल्कुल साकित, पलक झपके बिना उसे देख रही थी। आलिया ने एक चुटकी उनके चेहरे के सामने बजाए। वो पलक तक न झपक सके। इस दुनिया की सबसे बुरी इजाज़त जानती हैं क्या है? उसने तेज़ी से हुडी की जिप खोली। दोनों हिस्से अलहदा हुए। अंदर हाथ डाल के जेब से चंद चीज़ें निकाल कर मेज़ पर रखता गया। वो बिल्कुल साकित से उसे देख रही थी। न पलक झपक पा रही थी, न जिस्म का कोई अज़ू हरकत कर पा रहा था। आवाज़ भी होंठों से नहीं निकल रही थी। फेस आईडी सबसे बड़ी मुश्किल है, ये फेस आईडी। आलिया ने उनका लैपटॉप खोला। जल्दी उसमें चंद तारे पिवस्ट की। फिर आगे आया, उनका मोबाइल उठाया, स्क्रीन रोशन की और उनके चेहरे के सामने ले गया। क्लिक की आवाज़ के साथ वो खुल गया। वो उसी तरह पत्थर का बुत बने बैठी थी। बेफिक्र रहिए, कुछ खास नहीं दिया मैंने आपको, सिर्फ एक आर्जी तौर पे मफलूज करने की दवा। कुछ देर में आप ठीक हो जाएंगी। वो सर झुकाए तेज़ी से उनके मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। एक ऐप खोली और उनकी विंग चेयर के बाजू तक आया। झुक के स्क्रीन उनके सामने की। फ़ोन कैमरा ने उनके चेहरे की तशख़ीस की और ऐप खुल गई। ये एक बैंकिंग ऐप थी। इस फेस आईडी ने मुझे काफ़ी दिन बड़ी मुश्किल में डाला है। इतनी दफ़ा आपके लैपटॉप में फ्लैश ड्राइव्स डाली, आपकी बैंकिंग ऐप्स को हैक करवाने की कोशिश की, लेकिन ये आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह आड़े आ जाती थी। मैंने वो मकरूज़ होने का ड्रामा भी स्टेज किया, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ पैसों की ऑफ़र की। ये नहीं किया कि नोटों से भरा ब्रीफकेस मेरे सामने रख दिया हो। क्या फ़ायदा अमीर माँ का? वो तेज़ी से बटन दबा रहा था। वो किसी बुत की तरह बैठी थी, होंठ हल्के से कपकपाए, लेकिन वो हरकत करने से इनकारी थे। आपके लैपटॉप का सारा डाटा भी कॉपी किया, कुछ खास नहीं मिला सिवाय इन वीडियोस के जो आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करके सादान साहब और उनकी फैमिली की बनवाती रहती थी। अब वो दूसरी बैंकिंग ऐप खोल के उनके चेहरे के सामने ला रहा था। क्लिक की आवाज़ के साथ दूसरे ख़जाने का मुंह खुल गया। वो मुस्कुरा के वापस बैठा और ठक ठक बटन दबाता गया। मैं इन वीडियोस को आज आपके तमाम फैमिली ग्रुप्स और सोशल मीडिया पे रिलीज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट्स खाली करने के बाद मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अलबत्ता वो वीडियोस मंजर-ए-आम पर आने के बाद सादान साहब आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे और आपकी सारी कोशिशें उनसे अपना दफ़ा करने में लग जाएंगी। कहा ना, मुझे दुनिया में थोड़ा सा केओस पसंद है। वो फिर से उठा और तीसरी ऐप उनके सामने की। रही आप और आपकी बेटी, तो मुझे आप लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ आपके पास आकर आपसे कोई बॉन्डिंग करना चाहता हूँ? सर झुकाए ठक ठक बटन दबाते उसके चेहरे पे मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही थी। अरे वाह, आपके पास तो क्रिप्टो वॉलेट भी है, ज़बरदस्त। आलियान के चेहरे पे बेपनाह खुशी थी। अंगूठे और उंगलियां खटाखट टाइप कर रहे थे। फिर वो उठा और अलमारी तक गया। दरवाज़ा खोला। अंदर एक लॉकर था जिसका पासवर्ड वो कई दफ़ा देख चुका था। ठक 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 करके पासवर्ड टाइप किया। लॉकर का दरवाज़ा खुला। अंदर मौजूद 2-3 नेकलेस और ब्रेसलेट उठाए। फिर मायूसी से वापस उनको देखा। ट्रैवल पे अपने साथ सिर्फ इतनी सी ज्वेलरी लाई हैं। चलिए खैर, पाकिस्तान में आपके पास बहुत कुछ रखा होगा जिससे आपका गुजारा चल जाएगा। थैंक यू फॉर दिस। हुडी के अंदर हर चीज़ डालता गया।
फिर उनका मोबाइल उनके सामने रखा, उरी की जिप बंद की और उनके सामने आके घुटनों पर हाथ रख के झुका, यूँ कि उनकी आंखों में देख सकता था। 1 घंटे तक आपका जिस्म काम करने लग जाएगा, लेकिन इसके बाद आपका कोई बैंकिंग कार्ड वर्क नहीं करेगा और आप खुद को वैसे ही तन्हा महसूस करेंगे जैसे एक ज़माने में आपने उस छोटे से बच्चे को छोड़ दिया था। उसकी आंखों में संगीनी थी, सर्द मोरी थी। मेरी माँ सिर्फ एक औरत थी, मैं उसी को अपनी माँ मानता हूँ। वही मेरी फैमिली थी। रही आप और आपकी बेटी, तो मुझे आप लोगों से जो चाहिए था वो मिल गया। वो सीधा खड़ा हुआ, माथे तक हाथ ले जाके मुस्कुरा के सलाम किया और फिर वो उनके मंजरनामे से निकल गया। वो उसके दूर जाते कदमों की आवाज़ सुन सकती थी, साकित जामिद किसी मुजस्मे की तरह बैठी, जैसे किसी कब्र में हो और लोग मिट्टी डाल के दूर जा रहे हो। आलियान का दूर जाता हर कदम उनके सीने पे किसी धमक की तरह लग रहा था। वो उसे पुकारना चाहती थी, वो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था उन्हीं अंधेरों में जहाँ से वो उसे कभी नहीं ढूंढ सकेगी। वो एक सफ़ेद दीवारों वाला कमरा था, साफ़ सुथरा। चंद आलात और मशीनें कोनों में रखी थी। बस में एक सफ़ेद शीट वाला बेड था, उस पर अस्पताल का गाउन पहने जरीना फरीद बैठी थी। गर्दन में चेन से लटकी स्याह फाख्ता दमक रही थी। चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ था, हर किस्म के मेकअप और प्रोडक्ट से पाक। बाल बंधे थे और वो हाथ में पकड़े आईने से चेहरा दाएं बाएं घुमाते हुए उसे देख रही थी। साथ स्क्रब्स में खड़ी लड़की ने कदर फिक्रमंदी से उसे देखा। सारीना मैडम, 1 मिनट। वो आईना नीचे रख के एक तरफ झुकी, मोबाइल रोशन किया, बाबा नाम की चैट खोली। इसके तमाम मैसेजेस के आगे नीले टिक थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वो अस्पताल जाती थी तो वो मिलने से इनकार कर देते थे। बस एक नज़र उसकी गर्दन में झूलती स्याह फाख्ता को देखा था, फिर दोबारा उससे कोई बात नहीं की, बस चेहरा मोड़ लेते। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। खून पानी से गाढ़ा होता है। उसने दूसरी चैट खोली। माहिर उसके नाम के साथ एक हार्ट बना था, सुर्ख खून के जैसा हार्ट। वहाँ भेजे गए तमाम मैसेजेस के आगे सिंगल ग्रे टिक थे। दिल डूब के उभरा, उसने फ़ोन नीचे रख दिया। फिर उस नीले स्क्रब्स वाली लड़की की तरफ मुतवज्जे हुई जो उसी फिक्रमंदी से कह रही थी, आर यू श्योर आप ये सर्जरी करवाना चाहती हैं? आपकी आंखें पहले ही आलमंड शेप्ड, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। मुझे पहले से ये लाइन यूँ चाहिए। वो आंखों के करीब इशारा करके बता रही थी। हर चीज़ पहले ही डॉक्टर से डिस्कस की जा चुकी थी। फिर पता नहीं उस लड़की को क्या तकलीफ़ थी जो बार बार उसका मूड ख़राब कर रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी थोड़ी में इतने यूनिट्स अगर हमने लगा दिए तो? मुझसे बहस मत करो, जो मैंने कहा है वही करो। आखिर मैं तुम लोगों को पे कर रही हूँ। लड़की ने गहरी सांस ली, फिर जबरन मुस्कुराई। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसका क्या जा रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। वो रबड़ के सैंडल्स के साथ चलती आगे बढ़ गई और इंटरकॉम उठा के किसी को इत्तला करने लगी। पेशेंट की प्रेप करवा रही हूँ, वो तकरीबन तैयार है। रिसीवर रख के एक अफसोस भरी नज़र उस पर डाली जो अभी तक आईने में दाएं बाएं चेहरा घुमा के आंख खुद को देख रही थी। उसको क्या? बैरबल की बेकरी के अंदर जर्द बत्तियां जली थी, जामनी और भूरी रंगों से सजी खूबसूरत बेकरी जिसकी हर दीवार पर आर्ट वर्क्स किए गए थे। सिर्फ एक दीवार थी भलाई मंजिल पे जो अधूरी थी, उसे किसी ने मुकम्मल नहीं किया था। बहुत सी चीज़ों की तरह उसे भी अधूरा छोड़ दिया गया था। अलबत्ता ऊपर नीचे कुर्सियों पर बहुत से लोग बैठे थे। सबके आगे स्नैक्स और डेजर्ट रखे थे। गर्म कॉफ़ी की भाप उड़ती खुशबू बातों की खनक में गुम हो रही थी। चहल पहल, रौनक। ये बेकरी को खुले तीसरा दिन था और ग्राहकों की आमद कम ही नहीं हो रही थी। काउंटर के पीछे खड़ा बैरबल फरीद कैशियर पर झुका स्क्रीन पे मौजूद फिगर्स देख रहा था। वो स्वीट पेंट्स पे ढीला स्वेटर पहने, घुंघराले बालों की कस के पोनी बनाए, कान की बाली और गर्दन की जंजीरों के साथ हमेशा जैसा बैरबल ही लग रहा था। काउंटर की दाखिली दीवार पर एक फ्रेम लगा था जिसमें बलाई मंजिल की अधूरी दीवार का मोरल दिखाई दे रहा था। उसके साथ घुटनों के बल फर्श पर बैठी लड़की जिसके माथे पे सब्ज रुमाल बंधा था और वो उसको पेंट कर रही थी। यहाँ से उस लड़की का चेहरा वाज़ेह नहीं था, अलबत्ता सोशल मीडिया के बायस बेकरी में आने वाले तमाम लोग उस लड़की को पहचानते थे। तुम्हें माला ने हायर किया था? बैरबल मैनेजर के करीब झुका कदरे सख्ती से कह रहा था, और उसने तुम्हें सारा बिजनेस प्लान समझाया था। तुम वैसे ही करोगे जैसे उसने कहा था। मैनेजर ने सर हिलाया। जी सर कह के कीबोर्ड पर बटन दबाता गया। बैरबल गहरी सांस लेके वहाँ से हटा, एक नज़र मुस्कुरा के दीवार पर अवेजा फ्रेम को देखा। बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसे माला ने कहा था। वो उससे समझदार थी, उसमें उससे कहीं ज़्यादा बिजनेस सेंस थी। वो माला की कोई नसीहत नहीं भुलाएगा। उन आखिरी दिनों में जब वो बेकरी में पेंट कर रही होती थी और बैरबल कभी कभार उधर आता था तो वो बैठ के उसको समझाती थी कि उसने कैसे ज़िंदगी को सीरियस लेना है, कैसे उसने काम करना है। वो उसकी सबसे खालिस और ऑथेंटिक दोस्त थी। बैरबल फरीद उसकी किसी नसीहत को नहीं भुलाएगा और ज़िंदगी को वैसे ही गुजारने की कोशिश करेगा जैसे माला ने उसको सिखाया था।
वो स्वीट पैंट्स की जेबों में हाथ डाले गर्दन ऊंची की उस बड़े से फ्रेम को देख रहा था। घुटनों के बल बैठी पेंट करती लड़की उसको ज़िंदगी गुजारने का गुर थमा गई थी। उसको देखता बैरबल का चेहरा मुस्कुरा रहा था और फिर उस फ्रेम के शीशे में पीछे का अक्स दिखाई देने लगा। बैरबल की आंखें छुंबे से इकट्ठी हुई, चौंक कर गर्दन मोड़ी। दरवाज़ा खुला था। जामनी घंटी दरवाजे से टकराई और छनछनाहट गूंज उठी। उस मनूस जामनी घंटी को उसने रेनोवेशन के बाद वापस लगा दिया था, लेकिन इस वक्त उसकी निगाह उस घंटी पे नहीं, अंदर दाखिल होने वाली लड़की पे मरकूज हो गई थी। वो अपनी 2 दोस्तों के साथ अंदर वार्ड हुई थी। ऊंची हील, सफ़ेद कोट, अंदर से झांकती चैनल के लोगों वाली बेल्ट, कूनी से टंगा बिरकिन, उंगलियों और कानों में दमकते पत्थर, एक हाथ में मोबाइल लिए वो मुस्कुरा के अंग्रेज़ी में अपने दोस्तों को कुछ कहती एक सीट की तरफ बढ़ गई। टांग पर टांग जमाई, लंबे भूरे बालों में उंगलियां चलाई, फिर नज़ाकत से थोड़ी तले मुट्ठी रखे वो दाएं बाएं निगाहें घुमाने लगी। खूबसूरत तरहदार लड़की जिसकी कलाई में दमकती रोलेक्स की चमक बैरबल फरीद को यहाँ तक दिखाई दे रही थी। उसने बेख्तियार थूक निकला। माला के पोर्ट्रेट की तरफ से धीरे से रुख मोड़ लिया। वेटर उनसे ऑर्डर लेके उस तरफ आ चुका था। वो चल में वहीं खड़ा रहा। इस दौरान लड़की ने 1-2 दफ़ा उसे देखा था, फिर मुस्कुराई थी और अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। बैरबल तेज़ी से किचन की तरफ गया। चंद लम्हों बाद जब वो शेफ़ के साथ बाहर निकला तो उस टेबल की तरफ इशारा करके कुछ कहा। शेफ़ और वो दोनों साथ साथ उस टेबल तक आए थे। शेफ़ ने डिज़र्ट की प्लेट्स बारी बारी उनके सामने रखी। तरहदार लड़की ने निगाहें उठा के पहले शेफ़ को देखा और फिर बैरबल फरीद को, जो मुस्कुराता हुआ उनके सामने खड़ा था। दिस इज़ ऑन द हाउस, उसने मुस्कुरा के सिर्फ उसी लड़की को देखते हुए कहा था। उसके दोस्तों ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ पहले अपनी तरहदार फ्रेंड को देखा, फिर बैरबल फरीद को। लड़की ने दिलचस्पी से थोड़ी तले मुट्ठी रखी और पलके 2-3 दफ़ा झपकाई। और क्या हाउस हमारे साथ बैठना पसंद करेगा? क्या हाउस? बैरबल धीरे से हंस दिया। एक लम्हे के लिए सोचा, फिर माला के पोर्ट्रेट की तरफ से रुख मुकम्मल मोड़े चौथी कुर्सी खींच ली। वो चमक उसकी आंखों को खैरा कर रही थी। कर्मजी इमारत अपनी पूरी शान शौकत के साथ खड़ी थी। उसकी राहदारियों और बरामदों में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। इमारत का पोर्ट्रेट ऑफिस के लिए खुल गई थी। अलबत्ता चकोर सहन के वस्त में मजदूर अभी तक लगे अपना काम मुकम्मल कर रहे थे। तामीराती काम ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ एक काम रहता था, उन दीवारों का आर्ट वर्क जो उस सहन को चारों तरफ से घेरे हुए थे। हर दीवार के साथ एक आर्टिस्ट ऊंची नीची सीढ़ी पर बैठा ब्रश के साथ पेंट कर रहा था। किसी आर्टिस्ट को अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास आर्ट वर्क की रेफरेंस फ़ोटोज़ पहले से मौजूद थी। उनको बता दिया गया था कि उन्हें क्या पेंट करना है। आंसू वो दीवारों पर शफाफ वैक्स के आंसू बना रहे थे। ऐसे कि अतराफ़ का मंजर उल्टा होके उन आंसू में मुनक्किस हो रहा था। छोटे बड़े आंसू जो पानी के कतरों की तरह लगते थे, जैसे इमारत बारिश में भीगी हुई हो और मोतियों जैसे कतरे दीवारों पर ठहर गए हों। वो जामनी बोगनविलिया के दरख्त वाला घर स्ट्रीट के कॉर्नर पे उसी तरह खड़ा था। अलबत्ता उसका घास पहले से बेहतर तराशीदा था। सफ़ेद पत्थर के खरगोश और बतखों वाले गमलों में ताज़ा पौधे उगे थे। सिर्फ एक गमला बागीचे के वस्त में रखा था और वो मिट्टी से खाली था। दाएं बाएं बागबानी के चंद आलात, मिट्टी के पैकेट और बीज के पाउच रखे थे। आज मौसम कदरे बेहतर था। सूरज निकला हुआ था और बागीचे का आधा हिस्सा धूप में नहाया हुआ था। ऐसे में अंदरूनी दरवाज़ा खुला और बाहर बरामदे से माहिर बाहर आता दिखाई दिया। स्याह स्वेटर और सफ़ेद पैंट्स पहने, आस्तीन पीछे चढ़ाए, वो पानी का बर्तन लिए बाहर आ रहा था। हाथों के जख्म अब मंदमिल होकर गायब हो चुके थे। बाल माथे पे बिखरे थे और धूप के बायस उसने भूरी आंखें छोटी कर ली थी। जॉगर से चलता वो बागीचे के वस्त में आया और पंजों के बल नीचे बैठा, पानी का बर्तन साथ रखा और गमले को अपने करीब किया। मिट्टी का पैकेट उठाने लगा, फिर ठहरा, जेब में हाथ डाला और मोबाइल निकाला। स्क्रीन रोशन की। सामने चंद मैसेजेस थे। माहिर ने उन्हें छुआ। पहला मैसेज कर्मजी इमारत के प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से था। वो उसे आंसुओं से भरी दीवार की तस्वीर भेज के प्रोग्रेस दिखा रहा था। उसने जवाब में सिर्फ थम्स अप का निशान बना के भेज दिया। दूसरा मैसेज सुमरीना की तरफ से था। माहिर ने खोले बगैर चैट आर्क्यू कर दी, फिर 1 in 50 की चैट खोली। कल उसने बदर और हिलाल की तस्वीरें उसे भेजी थी। पहले की तरह इन तस्वीरों के जवाब में कोई गुस्से भरा मैसेज, अदालत में जाने की धमकी या ऐसा कुछ भी मौसूल नहीं हुआ था। माहिर ने सिर्फ तस्वीरों पे हार्ड रिएक्ट कर दिया था। इसके अलावा खामोशी थी। माहिर ने फ़ोन जेब में डाल दिया और मिट्टी का पैकेट खोलने लगा। ये उसी पौधे के बीज थे जो एक ज़माने में उसने माही को दिए थे। वो पौधा जो उसका बाप हर जगह लगाया करता था। पौधे जो माला को पसंद थे। वो उस घर में हर
एक एक करके सारे पौधे लगाने जा रहा था, और जब वो पौधे लगा के थक जाएगा तो वो कुछ और करेगा। यास्मीन ने कल उससे पूछा था कि वो ग्रीव की कौन सी स्टेज पे है। कम से कम इतना हुआ था कि इन 3 हफ्तों में वो यास्मीन से बात करने लग गया था। उसने इस सवाल के जवाब में काफ़ी देर सोचा था। वो डिनाइल से निकल चुका था, गुस्सा ख़त्म था, बार्गेनिंग के बारे में उसने बहुत सोचा था, लेकिन कुछ बचा ही ना था जिससे वो बार्गेन कर सके। अब सिर्फ डिप्रेशन था। उसके बाद कबूलियत शुरू हो गई, लेकिन डिप्रेशन की घार बहुत तवील थी, उसमें सिर्फ अंधेरा था। ज़िंदगी की हर खूबसूरती ख़त्म हो चुकी थी, कोई शय अब खुशी नहीं दे सकती थी। बस हर तुलू होते सूरज के साथ उठना था और हर गुरूब होते सूरज के साथ सो जाना था। चंद दवाएं थी जिनका खुद को आदी करना था ताकि दिन गुजर सके, एक एक दिन करके हर दिन काटना था। बस इतना हुआ था कि उसने अपनी माँ को माफ़ कर दिया था, जैसा कि वो चाहती थी। इसके अलावा उसे किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, न माला को न खुद को। वो उस रोज़ जल्दी पहुंचता या वो उस रोज़ माला की बात पूरी सुन लेता, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो होना था वो हो के रहना था। अलबत्ता वो हर एक से पूछता था, हिलाल से भी, यास्मीन से भी, कि उस आखिरी मुलाकात में फ़ोन कान पर लगाए वो हाथ से इशारे करके उसे क्या कह रही थी, उंगलियों से चकोर मुरब्बा का खाका बनाती वो उसे क्या बता रही थी, कोई हदायत, कोई काम। वो जो भी कह रही थी वो उसे करना चाहता था, लेकिन क्या, वो समझ नहीं पा रहा था। गमले में मिट्टी भरे वो उंगलियों से जैसे उसे गूंद रहा था। वो अभी उस चीज़ में अच्छा नहीं था, लेकिन हो जाएगा। एक उम्र पड़ी थी पौधे लगाने के लिए। उसने गुजरते दिनों में कई बार ये सोचा था कि उस रोज़ बेकरी के टूटे दहाने के मलबे के साथ बैठे वो उससे कुछ कह क्यों नहीं सका था। न वो जो गर्दन में पेवस्त शीशा पेवस्त हुए ज़मीन पर गिरी हुई थी उसको कुछ कह सकी थी। मिट्टी लगाते उसके हाथ सुस्त हो गए। बेख्तियार कर्ब से आंखें बंद की। वो मंजर निगाहों से जाता ही नहीं था। मूवीज़ की तरह वो एम्बुलेंस में जाने तक जिंदा क्यों नहीं रही थी। उसने आखिरी सांसों में उसे बहुत सी हदायत क्यों नहीं दी। ये क्यों नहीं कहा कि वो उसके बेटे का ख्याल रखे, ये कि वो उससे मोहब्बत करती है। लोग तो आखिरी सांसों में बहुत सी बातें कर लेते हैं, अहद व पैमान बांध लेते हैं, वसीयत कर जाते हैं, फिर वो दोनों कुछ कह क्यों नहीं सके। उसने झुरझुरी लेके आंखें खोली, बीज वाला पैकेट उठाया तो नाखूनों में मिट्टी भरी थी। उनकी वो मुलाकात भी अधूरी रह गई थी। शौक में, बेयकीनी में, न वो कुछ कह सका, न माला को मोहलत मिली। जिंदगी में हर चीज़ उस टूटी नान खताई की तरह अधूरी क्यों रह जाती थी। क्लोजर क्यों नहीं मिलता था। यह शायद ऐसे ही सब लिखा था, मकतूब। वो बीज उंगलियों में उठाए धीरे धीरे उन्हें गीली मिट्टी पर फेंकता गया। नन्हे नन्हे दाने मोतियों की तरह धूप में चमकते दिखाई दे रहे थे। तभी घास पे जूतों की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। माहिर नहीं पलटा। वो अपने पीछे खड़ा दराज का साया और हुडी देख सकता था। मवार्ड के हाथ जेबों में थे और वो उसके करीब आ रुका था। मुझे माला का अफसोस है, दिल से आलियान खनखारा था। माहिर ने एक नज़र साय को देखा जिसके सर पे पी कैप थी, फिर वापस मिट्टी के पैकेट में मुट्ठी डाली। लेकिन इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो ज़रा सी शरारत कर रहा था। आपको मानना पड़ेगा कि मेरी वजह से आपको और माला को इतना वक्त एक साथ गुजारने का मौका मिला। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह मिट्टी की तह बीजों के ऊपर लगाता रह गया। पीछे खड़े आलियान ने गहरी सांस ली। मैं शहर से जा रहा हूँ, सिर्फ एक यकीन दहानी करवाने आया हूँ कि बदर, हिलाल और आप लोग मुझसे महफूज रहेंगे। मुझे आप लोगों से कोई सरोकार नहीं है। शहर में अपना आखिरी काम कर चुका हूँ और अब अपनी बिजनेस एम्पायर लाहौर मुंतकिल कर रहा हूँ। वहाँ एक बहुत बड़ी क्लाइंटेज मेरी मुंतज़िर है। माहिर ने पानी की सुराही उठाई, गर्दन तिरछी की है। सुराही से पानी गमले पर गिराने लगा। मिट्टी भीगती गई और बीज उस मिट्टी तले दफन हो गए। मुझे माला के लिए वाकई अफसोस है। जाओ यहाँ से आलियान, वो उसी बेजारी से बोला था। नीचे रखी और हाथ से मिट्टी को दबाने लगा। आलियान ने कंधे झुकाए। इससे पहले कि वो मुड़ता माहिर के हाथ रुके, पलट के गर्दन ऊंची उठा के उसे देखा। सूरज का रुख उस तरफ था। तो माहिर फरीद की आंखें छोटी हो गई। खुद भी चले जाओ और अपने साथ इन तीनों को भी ले जाओ। उसके कंधों के पीछे इशारा किया था। आलियान के अब्रू इस्तजाब से उठे, चेहरे पे खुशगवार मुस्कुराहट उमड़ आई। अरे वाह, मैंने सुना था लेकिन आज देख भी लिया। जितनी तकलीफ से गुजरो उतनी ये वाली सेंस शार्प हो जाती है। पहले आपको सुनाई देते थे, अब दिखाई भी देने लग गए। वो महजूज सा हो के मुस्कुराहट दबाए पलटने लगा, फिर एकदम ठहरा, चौंक के माहिर को देखा। 2, उसने उंगलियों की विक्ट्री बना के दिखाई। मेरे साथ 2 हैं। धूप से आंखें छोटी किए माहिर फरीद पहली दफ़ा मुस्कुराया था। नफ़ी में सर दाएं बाएं हिलाया। 3 है आलियान, और ये तीसरा तुम्हारा कारमा बनेगा। शायद इसे किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। आलिया ने चौंक के दाएं बाएं देखा, फिर उसको। उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, चेहरे पे एकदम सफ़ेदी सी छाई। माहिर फरीद तब तक पलट के अपने गमले की तरफ मुतवज्जे हो चुका था।
आलिया ने फिर से दाएं बाएं देखा, फिर वापस माहिर को। उसकी आंखों में शक था। फिर उसने झुरझुरी सी ली। नहीं, वो उसके जहन के साथ कोई गेम खेल रहा था। उसके साथ दो थे। अभी किसी जिन में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो सरकार से टक्कर ले। वो पलट गया। उसके दोनों मुअक्कल खामोशी से उसके साथ पलट गए, हाथ बांधे, उसका हर काम करने के लिए तैयार। वो दूर जाते गए और वो तीसरा फिजा में तैरता हुआ किसी साए की तरह उनके पीछे उड़ता गया। वो उसे नहीं देख सकते थे, वो उसे महसूस भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उनके साथ था। आसिफ। उसने बहुत कोशिश की थी माला को वार्न करने की। वो उसे बार बार हैप्पी बर्थडे टू यू सुनवाता था। शायद वो जान जाए कि मुस्तकबिल में कोई उसको बेकरी पे बुला के उसको ट्रैप करने लगा है। बस इतनी ही खबर थी उसको, लेकिन वो नहीं समझ सकी। जिन्नात इशारे देने में नालायक थे या इंसान समझने में, आसिफ फैसला नहीं कर सका था। अलबत्ता उसने एक तवील उम्र गुजारी थी और एक तवील उम्र बाकी थी। चंद साल वो उस नौजवान जादूगर पे सर्व कर ही सकता था। सो चुपचाप खामोशी से उनके पीछे फिजा में तैरता गया। वो अब टिश्यू से गमले के दहाने से गीली मिट्टी साफ कर रहा था। सफ़ेद खरगोश उजला निकल आया तो माहिर ने दोनों हाथों से उसे थामा और उठ खड़ा हुआ। फिर उसकी जगह पर जाके उसको रखा, हाथ झाड़े, एक नज़र जामनी बोगनवेलिया तले रखे। भूरे बेंच को देखा, पर्पल और ब्राउन। एक वक्त था जब वो दोनों यहाँ साथ बैठे थे। अब वो बेंच खाली था। उस शहर के हर पत्थर, हर दरख्त और हर आसमान तले बहुत सी यादें बिखरी थी। अभी एक अरसा लगेगा, वो जानता था। अभी ये गार बहुत लंबी थी। वो घर के अंदर चला आया। एक कमरे से हिलाल की आवाज़ आ रही थी। वो बदर को कुछ कह रही थी। लाउंज के वस्त में अभी तक चंद कर्टन्स उसी तरह रखे थे जो शिफ्टिंग के वक्त से यहाँ पड़े थे। वो इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके किचन की तरफ आ गया। जानता था वो क्या कह रहे होंगे। हिलाल उसको कोई कहानी सुना रही होगी और वो जवाब में सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहता था, मामा। लेकिन सुबह फैज़ी खानम ने उसे बताया था कि बहुत दिन बाद उसने ठीक से खाना शुरू किया। अभी यही बहुत था। बेबी स्टेप, कम अज़ कम बदर ने ठीक से खाना शुरू कर दिया था। उसने अभी तक नहीं किया था। माला और उसकी मोहब्बत की दास्तान बदर और माला की कहानी से कहीं तवील अरसे पे मुहित थी। अभी एक अरसा लगना था उसको मध्यम होने में। वो चूल्हे तक आया, पानी रखा, उसी बेतासुर चेहरे के साथ उसे गर्म किया, चंद पत्ते अंदर डाले, पानी खौलता गया और माहिर उन बुलबुलों को देखे गया। उंगलियों से गर्दन को टटोला। गर्दन में वो एक बारीक जंजीर पहने हुआ था जिसमें रोज़ गोल्ड पत्ते वाली एक अंगूठी थी। उसने चेन को स्वेटर के अंदर डाल दिया। ये उसकी कैद थी। उसे एक अरसा उस जंजीर को पहनना था। फिर उसने चूल्हा बंद किया, कहवा मग में अंडेला और मग उठाया, बाहर आ गया। सरमा की धूप उसी तरह फैली थी। वो बरामदे में रखे कैन के काउच पर बैठा, पाँव लंबे करके स्टूल पर रख दिया और भाप उड़ाती चाय का कप थामे बोगनवेलिया के दरख्तों को देखे गया जिसके जामनी फूल धूप से चमक रहे थे। अभी सरमा था, हर तरफ सुरमईपन था। अभी बाहर के रौनक वापस आने में एक लंबा अरसा लगना था। अभी ये सर्द मुर्दा सा मौसम काटना था और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन जैसे उस सुरमई मंजरनामे में बोगनवेलिया के जामनी फूल रंग बिखेरते थे, वैसे ही उसकी यादों में उन बहुत सी सुरमई मनाजिर में टूटी बेकरी के मलबे, खून में लेटी लड़की, अस्पताल का मुर्दा खाना, कब्र के सामने खड़ा माहिर फरीद, उन सब खौफनाक मनाजिर में एक मंज़र ऐसा भी था जो उन जामनी फूलों की तरह था, रंगीन, रोशन। उस एक मंज़र को याद करके जहन में बार बार किसी फिल्म की तरह रिप्ले करके ये मुद्दत काटी जा सकती थी शायद। माहिर ने मग होंठों से लगाया, धीरे धीरे घूंट भरने लगा। चाय से उठती भाप निगाहों के सामने छाने लगी। मौसम का सारा सुरमईपन गायब हो गया और वो एक जामनी फूल हर शय पे छा गया। क्या तुम्हें पछतावा है? वो दोनों बालकनी में साथ साथ खड़े थे। रात का वक्त था। हाथ में भाप उड़ाते मग थे और लेवेंडर का जामनी फूल वाला पौधा खामोशी से उनको देख रहा था। किस चीज़ का? वो रुका और फिर होंठों पर उदास मुस्कुराहट उभरी। किस चीज़ का? वो भी उसी उदासी से मुस्कुरा दी। लाहौर में मुझे छोड़ के आने का, मुझे अपनी हकीकत खुद ना बताने का, ज़ियाद को मेरे सामने एक्सपोज ना करने का, हमेशा आधा सच बोलने का, नान खताई ख़त्म ना करने का। माहिर ने हल्के से शाने अचका दिए। है अफसोस, पछतावा नहीं। पछतावा भी इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते, फिर जैसे कुछ सोच को बचौंका। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? कशमाला मुबीन ने बालकनी के दरवाजे को देखा, फिर हाथ में पकड़े मग कप को जिससे धुआं उठ उठ के ऊपर जा रहा था और शीशे की खिड़कियों को लम्हे भर के लिए धुंधला कर देता था। फिर उसने नन्हे गमले को देखा जिसमें लेवेंडर का तनहा पौधा उगा था। फिर उसने माहिर को देखा, उसके ऊपर धुंधले आसमान को जहाँ इक्का दुक्का
तारे चमक रहे थे। फिर उसने नीचे पुरसुकून बहते पानी को देखा और उसके किनारे पर लर्जती कश्तियों को, उनके रंग बिरंगे कुमकुमों को, और उसमें बैठे कप्तान और उसके साथियों के कहवों की प्यालियों को। और फिर उसने कहना शुरू किया, आंसू। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकी थी। हम कर्मजी इमारत की दीवारों पर आंसू बनाएंगे। आंसू? माहिर ने उलझ के उसको देखा। अब वो उसकी तरफ रुख मोड़ चुका था। माला के पस मंजर में से आसमान और नीचे रोशन कश्तियाँ दिखाई दे रही थी, जैसे मैंने लाहौर वाले घर के ऊपर स्टूडियो की खिड़की पर बनाए थे। उन आंसुओं में सारा मंजर उल्टा होकर दिखाई देता था। न भुलाए जाने वाला आर्ट। वो मुस्कुरा रही थी। बल आखिर माहिर फरीद खुल के मुस्कुराया। उसकी 28 शेड्स की इमारत के लिए इससे बेहतर आइडिया कोई ना था। लेकिन क्या तुम मेरा 10 सेकंड में पेश किया आइडिया कबूल कर लोगे? माला ने पूछा तो सब्ज आंखों में उम्मीद और आइडिया रद्द होने का खौफ दोनों मौजूद थे। वो उसी तरह मुस्कुराता रहा। कर लूँगा। फिर उसने जैसे तहसीन से उसको देखा। जब हमारी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं तो सारी दुनिया किसी इन्वर्टेड इमेज की तरह उल्टी दिखाई देती है। दुनिया को ठीक से सीधा देखने के लिए आंसू पूछना ज़रूरी होता है। उसे वो कॉन्सेप्ट याद था, लेकिन माला शायद उसका सवाल भूल चुकी थी। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? माहिर को उसे याद करवाना पड़ा। कशमाला ने गहरी सांस ली। किस चीज़ का? गलत इंसान से शादी करने का, मेरे एक धोखे पे मुझे ज़िंदगी से माइनस कर देने और मेरी बात ना सुनने का, माहिर को हमेशा गलत समझने का। वो दोनों अब अपनी अपनी बालकनियों में आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे की तरफ चेहरा किए। नहीं, सब्ज आंखों वाली लड़की मुस्कुराई। माहिर फरीद के अब्रू ताज्जुब से उठे। नहीं नहीं माहिर, मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। अच्छा? वो मुस्कुरा के जैसे दिलचस्पी से उसे सुने गया। टोपी वाली लड़की चमकती आंखों से कह रही थी, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले किए, गलत लोगों पे एतबार किया, दुरुस्त लोगों पे भरोसा नहीं किया। मुझे अफसोस है, लेकिन पछतावा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आज जो भी हूँ इन्हीं गलत फैसलों की वजह से हूँ। वही तो मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे सिखाया था कि अकेले ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपने लिए कैसे लड़ना है। वही गलत फैसले तो मुझे आज इतना मजबूत बना चुके हैं। सब मुझे कहते हैं कि ज़ियाद सुल्तान इस वक्त मेरी हैप्पी एंडिंग के रास्ते में रुकावट है। वो इस शहर में माहिर फरीद से इंतकाम लिए बगैर नहीं जाएगा। लेकिन पता है क्या? वो उसी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। मेरी हैप्पी एंडिंग ये नहीं थी कि मुझे एक अच्छा आदमी मिल जाए जिसके साथ मैं दोबारा एक खैमा लगा सकूं। ज़िया सुल्तान से निजात मेरी हैप्पी एंडिंग थी माहिर, जो मुझे 4.5 साल पहले मिल गई थी। एक टॉक्सिक रिश्ते से निकल आना ये मेरी जीत थी। मैं 4.5 साल से अपनी हैप्पी एंडिंग जी रही थी। हर इंसान की हैप्पी एंडिंग उसी दिन शुरू हो जाती है जब वो खुद को एक टॉक्सिक रिश्ते से निकाल के मूव ऑन करना सिखा देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद तामीर की थी। कल तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे साथ एक प्रीनप साइन करते हुए मुझे मेरी नई ज़िंदगी नहीं मिलेगी माहिर। ये तो बस एक तसलसल है उस ज़िंदगी का जिसको मैं खुद अरसे से अपने लिए बेहतर बनाने में लगी हूँ। ज़ियाद सुल्तान कुछ भी कर ले, तुम्हें मार दे, मुझे मार दे, या आलियान बदर को हमसे दोबारा छीन ले, कोई भी मुझसे मेरी हीलिंग नहीं छीन सकता। हमारी हीलिंग हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। जिसको ये मिल जाए उसे इससे बड़ी कोई और नेमत मिल नहीं सकती। माला की आंखों में नीचे ठहरी कश्तियों के कुमकुमों का अक्स था। वो उसी मुस्कुराहट के साथ उस शख्स को देखे गया। बदर न खोता, मैं यहाँ ना आती, तुम और मैं दोबारा ना मिलते, तब भी मेरी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाती। जब तक मेरी हीलिंग जारी रहती, मेरी ज़िंदगी किसी भी मर्द के बगैर भी पुरसुकून रहती। मुझे फिर भी एक पछतावा है। वो कुछ देर बाद बोला तो उसकी आवाज़ में यासियत थी। जब मैंने वो एल्बम अपने सामने रखा था बरसों पहले, जब लेवेंडर और मोतिये की खुशबू वाले स्वीट में मैंने कैफ जमाल को बुलवाया था, तब मैं चाहता था कि उस सब्ज़ आंखों वाली लड़की के साथ वो सब ना हो जो एल्बम में मौजूद दूसरी औरतों के साथ हुआ। मैं तुम्हें बचाना चाहता था इस सब तकलीफ़ से, इस जुल्म से जिससे तुम गुजरी। कोई किसी को नहीं बचा सकता माहिर। उसके अल्फाज सर्द धुएं की तरह होंठों से निकले थे और वो दोनों बालकनी की रेलिंग से टेक लगा चुके थे उस सर्द रात में, साथ साथ खड़े आसमान को देखते हुए जिस पे चंद तारे बिखरे दिखाई देते थे। माला ने थोड़ी ऊंची करके उन तारों को गिना। यानी तुम्हें कोई पछतावा नहीं? वो भी उसकी आंखों के ताक़ुब में उन्हीं तारों को गिन रहा था। सिर्फ एक है। क्या? माहिर ने बेख्तियार उसका चेहरा देखा। टोपी वाली लड़की गर्दन ऊंची किए सितारों पे निगाहें दौड़ाए बोली थी, काश हम मुख्तलिफ हालात पे मिले होते। काश सच में ये मुख्तलिफ हालात में मिले होते तो कितना अच्छा होता, और काश निम्रा ने इनको मिला दिया होता तो कितना अच्छा होता। यार है तो ये फिक्शन ही ना, ठीक है। लिसन गाइस,
खुद को इस ट्रॉमा से निकालो, ठीक है। माला के अलावा ज़िंदगी से बड़े बड़े ट्रॉमाज हमारी लाइफ में है। दिस इज़ लाइफ, हम सब ने मरना है एक ना एक दिन, और किसी ने जल्दी किसी ने बाद में। और ये यार मुझे रोना आ रहा है। क्या था अगर निम्रा उसको मिला देती उसके साथ, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, हद होती है। मुझे माला इतनी क्यूट लगती थी, इतनी प्यारी, मतलब उसका करैक्टर इतना प्यारा था। वो हर एक को हेल्प करती थी, हर एक के साथ वो अच्छी थी। बैरबल की कैसे हेल्प करती थी, शबनम के साथ उसने किस तरह से किया, अब्दुल मालिक के साथ उसका एक कितना अच्छा बॉन्ड था। और तो और वो ज़ारा को भी उसने अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश की। और लेकिन यार उसका भाई नहीं आया मोहित, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता अपनी बहन के मरने से। मोहित का स्टार्टिंग में कितना अच्छा करैक्टर था, वो अपनी बहन से कितना प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई, यार कुछ लोग ऐसे बदल कैसे जाते हैं, मतलब एकदम से। शायद हो सकता है हम भी वैसे ही बदल जाते हैं, हम अपनी तरफ से समझ रहे हो कि यार वो हमें मुँह नहीं लगाता, वो हमसे बात नहीं करता, तो हम क्यों करें। तो अगला बंदा भी यही सोच रहा होगा कि उसने तो बुलाया नहीं, हम क्यों बुलाएं। तो दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती होगी, हालांकि हम दिल से चाह रहे होते हैं कि हम उनको बात करें, हम उनको बुलाएं। लेकिन खैर माही तो प्यार करती थी अपनी बहन से, वो आती भी है उससे मिलने, लेकिन जो मोहित है उसका जिक्र नहीं आया और ना ही उसकी कोई बात हुई है। इसके अलावा मुझे लगता है वो जो चकोर सा इशारा कर रही थी वो उसको कह रही होगी कि वो जो उस क्या चीज़ उसके लिए मीठा सलाई थी वो उसको खाने का कह रही होगी। वो अक्सर उसको टीज़ करती थी, तंग करती थी जान के, तो वो उसको यही याद दिला रही होगी कि उसको पूरा खाना है, ख़त्म करना है। शायद मुझे तो यही लग रहा है कि उसने यही कहा होगा। और वो टेपेस्ट्री भी नहीं देखी कि उस टेपेस्ट्री में क्या था, वो भी कंप्लीट चीज़ नहीं हुई। और फिर ज़ारा का भी पता नहीं चला कि उसकी सर्जरी क्या ख़राब हो गई है, मतलब कुछ कंप्लीट नहीं लग रहा, इनकम्प्लीट सा है। बैरबल का, हाँ बैरबल का ये पता चला है कि वो फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा है, वो फिर उसी चकाचौंध में चला गया जिससे वो उसको मना किया था उसने, लेकिन वो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो भी उधर ही चला गया। खैर, अगर आप लोग इस वक्त बहुत बुरा फील कर रहे हैं और आप लोगों को कोई एक अच्छा नावल सुनना है, आप लोग चाहते हैं कि एक हैप्पी एंडिंग नावल सुने, तो मेरा मशवरा है, अगर अभी तक आप लोगों ने निम्रा के नावल्स अभी मत सुनना, ठीक है। निम्रा के नावल पढ़ोगे ना सुनोगे तो अभी आप लोग अच्छा फील नहीं करोगे। अभी कोई भी निम्रा का नावल स्टार्ट नहीं करना, लेकिन अगर बाद में अगर आप लोग नॉर्मल हो जाओ या कुछ और एक दो नावल सुनने के बाद, तो तब तुम लोग हालिम, जन्नत के पत्ते या क्या कौन सा सुन सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा, नमल, हाँ नमल नावल, ये वाले नावल सुन सकते हो, मेरे चैनल पर हैं। लेकिन अगर आप लोग कहीं और से भी सुनना चाहें, अप टू यू गाइस। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वाले नावल हैप्पी एंडिंग है, इनकी कहानी बहुत मज़े की है, लेकिन ये है कि ये इस तरह के हैं, बहुत लेंथी हैं, तो डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दे सकती क्योंकि अभी आप लोग इस स्टेज पर हो कि आप लोगों को कोई अच्छा और रिलैक्सिंग वाला चाहिए, तो अभी मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कार्प डाइम। मैंने उसकी 5 एपिसोड्स पढ़ी हैं, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन कीप की है, और वो छोटा नावल है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, 10-12 एपिसोड्स अब तक में भी हो गई हूँ, अभी तो 5 मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो आज इस दिन मैं आप लोगों को कर रही हूँ। आज क्या डेट है? आज है 19, नहीं अब तो 20 हो गई होगी, रात के बज रहे हैं टाइम, तो 20 है आज की डेट। और अब मेरा ख्याल है आप लोगों को 25, 26, 27, 28 डेट हो गई है, ठीक है। तो इसमें मैंने कार्प टाइम, मेरा मकसद ये था कि एक ही दिन में मैं इस नावल को कंप्लीट कर दूं, इसकी लास्ट एपिसोड को कर दूं, ताकि मेरे माइंड से टेंशन तो जाए ना कि मैंने माला पढ़ लिया है। पहले मुझे होता था यार ये नावल कंप्लीट नहीं हो रहा, इतने दिन से मैं इसको लटकाए जा रही हूँ, इसको कंप्लीट करूँ। अब फाइनली आज ये कंप्लीट हुआ है। डेली बेसिस पर मैं 2-2 एपिसोड्स दूँगी। तो वक्त नावल भी आप लोग सुन सकते हैं वैसे, लेकिन अभी आप लोग कार्प डाइम सुने। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फैमिली हवेली बेस, कज़न्स की लड़ाइयाँ, थोड़ी लड़ाइयाँ इन द सेंस क्यूट वाली, वो वाली, तो आप लोग टूटा हुआ तारा वो सुन सकते हैं। लेकिन अभी मे बी वो कंप्लीट ना हुआ हो क्योंकि उसकी 44 एपिसोड्स हैं और मैं डेली बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दे सकती हूँ, और हो सकता है 1-2 दिन का गैप भी आ जाता हो, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती। दूसरा अनकबूत भी आप लोग सुन सकते हैं। और अगर आप लोग बहुत
पुराने वाले नावल सुनना चाहते हैं तो यारे सितमगर नावल आप लोग सुन सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो, उसका नीलम रियासत का। और बहारों के संग संग बहुत अच्छा है। लेकिन फ़ौरन आप लोग अगर इस कोई और कहीं और शिफ्ट नहीं, माइंड को डाइवर्ट नहीं करेंगे ना, तो आप लोग यही सोचते रहेंगे कि काश माला का एंड ऐसे नहीं होता, माला ज़िंदा होती, माला का ये, माला का वो, ये वो। निकलो यार इस सबसे। मैं तो कहती हूँ अगर आपको कोई दुःख है ना, तो उसको दुःख को झेलने का एक ही वे होता है, माइंड को डाइवर्ट करना। ठीक है, मैं अभी अब ये है कि मैंने किसी और नावल की एपिसोड स्टार्ट कर देनी है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है, मैं अंदर से रो रही हूँ, मेरा डीप साइड जो हार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है। और अब्दुल मालिक का भी पता नहीं चला कि उसने वो दवाई ली है या नहीं ली, उसको वो दवाई मिली है कि नहीं मिली, और उसकी बीमारी का क्या बना। फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी ना उस दरमियान में ऐसे जैसे छोड़ दी हैं, मैस अप कर दी हैं, कोई भी कंप्लीटली नहीं लिखा। ऐसे एक होता है बंदा रिलैक्स्ड होकर आराम से हर एक चीज़ को लिखता है। ये एपिसोड लेंथी भी बहुत थी, लेकिन इसको उतना टाइम नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। तो अब इसका देखते हैं कि क्या होता है। माला मर गई, ठीक है, ये इसका एंड था। माहिर फरीद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, तुम लोग भी करो, ठीक है, और इस चीज़ से निकलो। अब मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। इधर मैं वक्त को शिफ्ट कर दूँगी, और बाकी जो नावल्स आप लोगों को मैंने बता ही दिए हैं कि मैं कौन कौन से साथ साथ नावल्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो होपफुली कि आप लोगों को वो सब पसंद आएंगे। और ड्यूरिंग रीडिंग अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो माला को पढ़ते हुए, तो मैं आप लोगों से एक्सक्यूज़ करती हूँ, डेफ़िनेटली हुई होगी। कुछ गलतियाँ मैंने जानबूझकर की होंगी, कुछ वैसे हो गई होंगी, मतलब मेरी इंटेंशन नहीं होगी, अनइंटेंशनली मुझसे हो जाती हैं बहुत सारी मिस्टेक्स। और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश इस तरह करती हूँ कि आप लोग जब भी मुझे कोई वर्ड बताते हो कि मैंने गलत पढ़ा है, तो मैं उसको सही पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और बाकी चीज़ें वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करती हैं, वक्त के साथ साथ बेहतर होती हैं। और मैं बता दूँ, ये वो पहला नावल था जो मैंने इस चैनल पर रिकॉर्ड किया था। इसकी फ़र्स्ट एपिसोड मैंने इस चैनल पर पढ़ी थी, और आज 3 साल हो गए इस नावल को, ठीक है, और आज इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मतलब जो पहला, अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरे पढ़ने के सीक्वेंस को कि मैं कैसे स्टार्ट किया था, तो आप लोग देख सकते हैं। फ़र्स्ट एपिसोड्स बहुत ज़्यादा अजीब थी, और मैंने वो तब पढ़ी थी जब 8 एपिसोड आ चुकी थी माला की, ठीक है। उसके बाद माला के 8 एपिसोड को मैंने दरमियान में छोड़ दिया था कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैंने शॉर्ट नावल स्टार्ट कर दिया। तो फिर वो अब जाकर मैंने बाद में कंप्लीट किए 8वीं एपिसोड, कुछ पार्ट्स उसके मैंने अभी दिए रिसेंटली। और फिर उसके 9th एपिसोड वो भी मैंने तब पढ़ी थी जब वो आई थी। फिर 10वीं एपिसोड भी मैंने तब पढ़ी थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, मेरे व्यूज़ तो आ नहीं रहे, इससे अच्छा मैं कुछ और ही नावल दे दिया करूँ। तो फिर मैंने उसको वहीं छोड़ दिया था। फिर अब मैंने दोबारा जाकर इस नावल को कंटिन्यू किया है, और अगर मुझे इस नावल को करना पड़ा, मतलब अब बताने का क्या फ़ायदा, अब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपनी दुआएं देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।